अब आजकल सोशल मीडिया पे एक और चल रहा है, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं इंदिरा जी होती पीओ के ले आती, तुम ला नहीं पाए। फिर बीजेपी वाले चिढ़ जाते हैं, बोलते हैं इतना ही दम था तो 93,000 सैनिक थे, पीओ के क्यों नहीं लिया उस समय, क्यों दे किया कि सैनिक उनको। भाई इसका जवाब इसके बाद है। सबसे खतरनाक रक्षा मंत्री आज तक के अमेरिका के हुए हैं हेनरी किसिंजर। दोनों को इंदिरा गांधी से नफरत थी। कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी कमरे से बाहर निकली, अभी निकली भी नहीं थी कि दोनों ने बहुत गंदी बात उनके बारे में बोली। यूएसए ने भेज दी अपनी नौसेना बंगाल की खाड़ी में। यूएसएसआर को पता लगा, उसने अपना भेज दिया कि आ जाओ भाई, तुम्हारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर है, खेल लेते हैं। तो मैंने मानिक शो को पता लगा कि ढाका की इस बिल्डिंग में मीटिंग चल रही है, इंदिरा जी उनकी बात हुई, योजना बनी, उस बिल्डिंग पे हमला कर दिया। बिल्डिंग के आसपास इतने बम बरसाए, सांस फूल के बोले हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे। लेकिन जिस पर आज मेरा ज्यादा जोर है वो ये है कि उसी समय पाकिस्तान एक और झगड़े में उलझ गया था। आपको शायद पता हो कि पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान। जिसको आजकल हम पाकिस्तान कहते हैं, उस समय उसको क्या बोलते थे, वेस्ट पाकिस्तान। और जिसको आजकल बोलते हैं बांग्लादेश, उसका नाम उस समय था ईस्ट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान का ही पार्ट था। पाकिस्तान एक अजूबा किस्म का देश था जिसके दो हिस्से बहुत दूर दूर थे और जिनके बीच में बहुत बड़ा एक देश भारत था। वो कैसे जुड़े हुए थे हमें नहीं पता, पर उनका मानना था कि हम जुड़े हुए हैं। वो उन दोनों के साथ हैदराबाद के चक्कर में भी थे। तो फिर वो देश का नक्शा कैसा होता, आप समझ पा रहे हैं कि ये देश का हेडक्वार्टर है, ये देश का दूसरा हिस्सा है, ये देश का तीसरा हिस्सा है। जूनागढ़ होता है, ये देश का चौथा हिस्सा है। वो लक्षद्वीप के चक्कर में भी थे, ये देश का 5वां हिस्सा है। और इनके बीच में एक बहुत बड़ा देश है। वो ऐसा देश बनाना चाह रहे थे। ये तो पटेल साहब की सफाई और समझदारी थी कि लक्षद्वीप पे तो उनकी नजर नहीं पड़ने दी गई, ये हमने खाली करवा ही लिया, ये खाली करवा ही लिया। तो अब ये दो बचे थे। कोई भी देखेगा तो कॉमन सेंस से समझ सकता है कि ये देश कैसे आसानी से चल पाएगा। यानी मुश्किल होगा, चल जाएगा शायद, लेकिन चलाने के लिए विशेष उपाय करने पड़ेंगे, खास कोशिशें करनी पड़ेंगी। सामान्य रूप से चलाना आसान नहीं होगा। वो होता ना, दिनकर ने कहा था जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इनका विवेक मरा हुआ था पहले से ही, और इन्होंने 1948 में ही ईस्ट पाकिस्तान में कांड करना शुरू कर दिया। 25 मार्च 1971, डेट ध्यान रखना, 1 से 10 मार्च 1971 भारत का इलेक्शन, 352 सीट। इंदिरा गांधी फुल पावर से पीएम बनी है पहली बार, और उसको अपने माथे से एक टैग हटाना है, ये वाला, ये हटाना है। ये हटाने का पहला मौका मिला है, इसके पहले कोई मौका नहीं था। और उसके केवल 15 दिन बाद, पीएम बनने के लगभग 10 दिन बाद, पाकिस्तान ने शुरू किया ऑपरेशन सर्च लाइट। उस दिन ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ और पाकिस्तान की सेना ने बंगाल के जो पाकिस्तानी थे उन सबको मारना शुरू किया। इतना मारना शुरू किया कि देखते ही देखते 1 करोड़ बांग्लादेशी लोग भारत में घुस गए रेफ्यूजी बन के। और हमारे जो बॉर्डरिंग स्टेट से, वेस्ट बंगाल है, असम है, त्रिपुरा है, इन सब में इतना क्राइसिस होने लगा कि हम कैसे संभालें, भेजें भी कैसे, वहां मर जाएंगे वो लोग, ना भेज सकते ना संभाल सकते, हम खुद गरीब देश। और उस समय फाइनेंशियली हम बहुत गरीब स्थिति में थे। इसे 1971 के चुनाव का नारा इंदिरा गांधी का क्या था, गरीबी हटाओ। गरीबी इतनी बड़ी परेशानी थी, गरीबी हटाओ ही नारा था उस इलेक्शन का। और अब इंदिरा गांधी परेशान है कि मैं तो भी पीएम बनी ही हूं पावर के साथ, 1 करोड़ लोग आ गए, इतने मेहमान क्या करूं मैं, कैसे मैनेज करूं। तब उनको लगा कि अब लगता है कि नियति मुझसे कुछ करवाना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि जनरल सैम मानेक शॉ मुझसे मिलने आओ भाई। सैम मानेक शॉ पे एक फिल्म आई है हाल ही में, किस नाम से है ये, सैम बहादुर। हाँ, बड़ी अच्छी फिल्म है, वही फिल्म। सैम मानेक शॉ हमारे उस समय सेना के प्रमुख थे, बड़े बिंदास आदमी थे, खतरनाक प्लानिंग करते थे। इंदिरा गांधी बोली, हालांकि फिल्म में तो लगता है कि इंदिरा गांधी उनको पसंद भी करती थी। फिल्म में ऐसे कुछ सीन हैं, अब पता नहीं क्या सच बात है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। ये तो होता है दुनिया में, इसमें क्या है, कोई किसी को अच्छा लगता है, इसमें क्या बुरी बात है। लेकिन उस फिल्म में जो भी है ये सैम बहादुर, उसमें ऐसे कुछ 2-3 सीन हैं जिससे लगता है कि ऐसा भी कोई एंगल रहा होगा। रहा तो इसमें क्या, कोई प्रधानमंत्री प्यार नहीं करेगा किसी को, प्रधानमंत्री होना अलग बात है, प्रेम अलग बात है, आकर्षण अलग बात है। ये सब तो आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं, इन्फेचुएशन हो गया, जो भी आप कहें उसको। तो इनसे कहा ऐसा सैम, 25 मार्च को इन्होंने बदमाशी करनी शुरू कर दी है, अप्रैल का महीना है, निपटा दो इनको। बोले क्या कर दो, निपटा दो। क्या करना क्या है, सर्जरी करनी है बांग्लादेश को
जन्म देना है, एक नया देश बनाना है, हम बनाएंगे बांग्लादेश। तो उन्होंने कहा क्यों बनाना चाहती हैं? बोली इसलिए कि हम शांति से रहें। इतने रेफ्यूजी आएंगे, इतना झगड़ा होगा, फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उन सब की चिंता भी हमें करनी ही चाहिए, इंसानी तो हम लोग भी तो। अरे अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि अप्रैल में युद्ध नहीं कर सकता तो आप क्या करेंगी? तो मैं अनुमान कर रहा हूँ पीएम ने आंखें तरेर के देखा होगा। तो सैम मानेकशॉ कहते हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया कि मैडम अगर अप्रैल में युद्ध करना है तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ, मुझसे मत करवाइए, किसी और से करवा लीजिए। ऐसा होना चाहिए आपका मंत्री या आपका सेनापति जो सही बात ऐसे बोल सके। तो फिर इंदिरा जी बोले कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, अप्रैल में युद्ध क्यों नहीं हो सकता? बोले मैडम कई रीजन्स हैं इसके पीछे। नंबर 1, ईस्ट पाकिस्तान के जो मैप्स हमारे पास हैं वो मैप्स हमारे पास ब्रिटिश शासन के टाइम के हैं, उसके बाद के है ही नहीं, क्योंकि उसके बाद से भारत का पार्ट था ही नहीं, मैप कैसे होंगे? और आज से करीब 25-30 साल पहले के मैप के बेस पे अगर हम युद्ध में उतर जाएंगे तो हम कई ऐसी जगह फंसेंगे जहां हम बच नहीं पाएंगे। ये बात तो ठीक है। फिर बोले कि अभी जो मौसम है बनारस, ये बरसात का मौसम आने वाला है और इधर ईस्ट पाकिस्तान की तरफ मानसून के बाद बरसात के समय हम नुकसान में रहेंगे, क्योंकि हमारे टैंक, हमारी सेना की मूवमेंट हो नहीं पाएगी और फायदा उनको मिलेगा जो पहले से वहां पर है। पूरी बात तो ठीक है। फिर बोले कि अभी गर्मियां चल रही हैं और गर्मियों में क्या होता है कि हिमालय की बर्फ पिघल जाती है। अगर चाइना बीच में कूदना चाहेगा तो बर्फ पिघली होगी, उसकी सेना आराम से आ जाएगी। इधर से पाकिस्तान का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, वेस्ट पाकिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट ऊपर वाला, वहां से भी सेना आ सकती है, कश्मीर पे हमला कर सकती है। सर्दियां होंगी, बर्फ जमी होगी, उनके लिए आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो समर में हमला नहीं करना है। चौथी बात, जो हमारे टैंक हैं, क्योंकि लंबे समय से युद्ध हुआ नहीं, जो उस तरफ हमारा सारा सामान है उन सब की रिपेयर, रिफिटिंग करनी होगी, यहां से बहुत सारा सामान वहां लेके जाना होगा, इस सब में टाइम लगेगा। 15 नवंबर के बाद का टाइम दे दीजिए। 15 नवंबर तक रेन के बाद सारा इलाका सूख जाएगा, तब तक हम तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद आप जिस दिन कहेंगे आपको जो रिजल्ट चाहिए हम ला के दे देंगे। तो इंदिरा जी बोले ठीक है। वैसे तो अप्रैल से नवंबर तक वेट करना, 7 महीने वेट करना मजाक तो नहीं है। वो भी नई नई पीएम बने थी, अभी उनका उत्साह बहुत ज्यादा था, पर ठीक है, जब कोई इतना ठीक से समझाएगा तो कोई क्यों मना करेगा। तय हुआ यही करते हैं। फिर इंदिरा जी ने और रिसर्च की, टीम से रिसर्च करवाई और समझ में आया कि 65 में या 62 में अगर हमारे साथ यूएसएसआर या यूएस से एक देश होता तो चीन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमला कर पाता हम पे। एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन ठीक था एक जमाने में, लेकिन इससे आप बच नहीं सकते जब युद्ध होता है। वैसे अच्छा लगता सुनने में कि आप किसी के हिस्सा क्यों बनेंगे भाई, आप इंडिपेंडेंट हो, सुनने में अच्छा लग रहा है, पर आप किसी का हिस्सा नहीं हो, कोई लेके चला गया हिस्सा अपने आप में से। क्या कर लिया आपने उस समय? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आदर्शों से नहीं चलती है, यथार्थ रियलिटी से चलती है। सो रियल पॉलिटिक्स कहते हैं, रियलिज्म कहते हैं उसको। इंदिरा गांधी रियलिस्टिक थी। उन्होंने सोचा कि कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। अमेरिका से उनके बनते नहीं थी। अमेरिका में उस समय जो राष्ट्रपति था उसका नाम था रिचर्ड निक्सन, और इनके जो रक्षा मंत्री थे उनका नाम था हेनरी किसिंजर। सबसे खतरनाक रक्षा मंत्री आज तक के अमेरिका के हुए हैं हेनरी किसिंजर। रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति थे। दोनों को इंदिरा गांधी से नफरत थी, ठीक ठाक नफरत थी, और ये क्लियर था कि इंदिरा गांधी की इनसे तो नहीं बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी उनके साथ मिला ही हुआ था, सीटों में था, सेंटों में था, मिला ही हुआ था, तो कोई बात ही नहीं थी। इंदिरा गांधी ने सोचा कि इनको बाद में देखूंगी, और उसके पहले वो चली गई अगस्त के महीने में और यूएसएसआर से उन्होंने बात की और 25 साल के लिए एक ट्रीटी की, जिस ट्रीटी में लिखा हुआ था कि किसी भी युद्ध की स्थिति में सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा हुआ, एकदम साफ। अब किंतु परंतु नहीं कि कोई प्रपोज किया जा रहा है, दूसरा वगैरह सोच के बताऊंगा, नहीं। प्रपोजल एक्सेप्टेड, साइन हो गया है, बुके का आदान प्रदान हो गया है। यू आर माई वैलेंटाइन, आई एम योर वैलेंटाइन, ये सब हो गया, इन राइटिंग हो गया है, निकाहनामा हो गया है कि 25 साल तक हम एक संधि में हैं। और इस संधि का बेसिक मतलब यह है कि अब किसने भारत को टच किया तो यूएसएसआर उसको देखेगा। स्कूल में नहीं होता कि मेरा भैया 12वीं क्लास में पढ़ता है, मुझे टच किया तो भैया आएगा, ध्यान रखना। तो वैसे वाला मामला तो अगस्त में ही हो गया। फिर भी इंदिरा गांधी ने क्या कि अरब कंट्रीज से मिली जाके, सऊदी अरब से, यूएई से, सबसे बात की। जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं
नेपाल से, भूटान से, श्रीलंका से सबसे बात की, सबको हिंट कर दिया भाई देखो करोड़ों लोग परेशान हो रहे हैं, इनकी बदतमीजी से कुछ करना पड़ेगा। सबने कहा हाँ हाँ ठीक कह रही हैं, हम आपके साथ हैं, चिंता मत कीजिए, हम विरोध नहीं करेंगे। किसी ने कहा विरोध नहीं करेंगे, किसी ने कहा साथ देंगे, किसी ने कहा डिप्लोमेटिक साथ देंगे, सेना नहीं भेजेंगे, अलग अलग तरीके से सपोर्ट सबने किया। जो नेम कंट्रीज थी उन सबसे बात की, यूगोस्लाविया से बात की, इजिप्ट से बात की, उन सबको समझाया। जब सारा माहौल बन गया, नवंबर आ गया, अब तो ये था कि आज या कल, तब गई अमेरिका नवंबर में इन भाई साहब से मिलने और इन भाई साहब से मिलने। रिचर्ड निक्सन, हेनरी किसिंजर एक कमरे में बैठे हैं, इंदिरा गांधी गई हैं, बातें हुई। पहले से दोनों को पता कुछ नहीं होने वाला है, बस दुनिया के इतिहास में लिखा जाए कि हमने आपसे बात की थी, बाद में ये ना कहना कि हमने बात नहीं की थी। बात की, बताया रेफ्यूजी से क्राइसिस क्या है, बहुत दिक्कत है, हमें कुछ स्टेप लेना होगा, आपकी सपोर्ट चाहते हैं। तो निक्सन का मुंह ऐसा बना हुआ था, फूफा जी जैसे नहीं होते, ऐसे फूफा जी जैसा मुंह बना हुआ था। फूफा सबसे मनहूस आदमी बनाया था वैसे, वैसा मुंह बना हुआ था। और कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी कमरे से बाहर निकली, अभी निकली भी नहीं थी कि दोनों ने बहुत गंदी बात उनके बारे में बोली, इस तरह से कि वो सुन भी लें। और वो जब रिपोर्ट्स डिक्लासिफाई हुई तो अब वो रिपोर्ट सामने आई हैं कि क्या क्या बातें बोली गई थी वो रिकॉर्डिंग से। इंदिरा गांधी को पता था कि ऐसे बकवास करेंगे, कोई उम्मीद थी भी नहीं, पर अमेरिकन सिविल सोसाइटी से उन्होंने मीटिंग्स की, उनको समझाया, सिर्फ इसलिए कि अमेरिकी अखबारों में जब छपे, हमारे पक्ष में छपे, तो सरकार पे भी दबाव रहेगा कि ज्यादा एक्शन ना ले हमारे खिलाफ। ये सब किया। अब सैम मानेकशॉ से बात हुई कि भैया आप बताओ क्या करना है। तो ऐसे में उसने कहा कि अब आप जब कहें, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि युद्ध शुरू हम ना करें, क्योंकि इतिहास में लिखा जाता है कि युद्ध शुरू किसने किया था, और हम तो शांति प्रिय देश हैं, आपके पापा इतने प्यारे थे, हम युद्ध शुरू करें अच्छा थोड़ा लगता है। तो अरे बात तो ठीक है, तो युद्ध शुरू नहीं करना है, तो ऐसी सिचुएशंस बन जाए कि युद्ध वही शुरू कर दे। 2 दिसंबर 1971 को वो स्थितियां बन गई, याहिया खान ने युद्ध शुरू कर दिया। याहिया खान को लगा कि मैं जल्दी ही अमर हो सकता हूं, एक बार युद्ध जीत जाऊंगा तो लोग याद रखेंगे कि कोई याहिया खान हुआ था। उसके 25 दिन बाद लोगों ने याद किया कि हाँ हुआ था, क्योंकि इतना ही टाइम मिला। उसके बाद 16 दिसंबर को युद्ध खत्म हुआ, 20 दिसंबर को इस्तीफा देके भागना पड़ा उनको, 4 दिन मिले उसके बाद। क्यों युद्ध शुरू कर दिया? अगर आपने सुना हो तो 1967 में एक युद्ध हुआ था इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में। इजराइल के 3-4 युद्ध हुए हैं अब तक, जिनमें 1967 का जो वॉर था सबसे इंपॉर्टेंट था। इजराइल अकेला बीच में रहते, 5-6 देश आसपास से मारते हैं उसको, वो सबको मारता है, ऐसे मारा ऐसे मारा ऐसे मारा, वो बड़ा उसका भी अजीब सा मामला है। 67 में जब उसको लग गया कि युद्ध होने वाला है, उसने वेट नहीं किया, प्री एम्प्टिव अटैक कर दिया कि मुझे पता है कि तुम कल युद्ध करने वाले हो, मैंने आज ही शुरू कर दिया, सरप्राइज दे दिया, धप्पा। तुम तोप निकाल रहे थे कल लेके जानी है, मैं लेके आ गया और वही मार दिया, और 6 दिन में सारा खेल खत्म कर दिया उसने। तो उस समय दुनिया भर में एक विचार चल रहा था कि जब युद्ध तय हो जाए तो प्री एम्प्टिव अटैक कर देना बेहतर होता है। तो जो पाकिस्तान इजराइल से नफरत करता है, इजराइल को आज तक उसने मान्यता ही नहीं दी है, उससे सीखा उसने कि युद्ध कैसे करना चाहिए। याहिया खान को लगा कि मैं भी धप्पा कर देता हूं, इनको पता भी नहीं चलेगा, अचानक प्लेन पहुंच जाएंगे, धप्पा हो जाएगा, हार जाएंगे। और उत्साह बहुत था, उनकी प्लानिंग वैसी थी जैसे हम लोग करते हैं यूपीएससी में ना, कि बस प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा, एसए में 170 नंबर आ ही जाएंगे, जीएस में 580 नंबर आ जाएंगे, इंटरव्यू में तो 215 से कम कैसे ही आएंगे। तो रैंक 1 लाने के लिए बस 40 नंबर कम करने हैं मुझे, रैंक 1 तो है ही, लेकिन रैंक 1 में भी इतना गैप अच्छा नहीं लगता है, तो 40 कम कर लूंगा तो रैंक 1 डिसेंट तरीके से आएगा। याहिया खान भी वैसी प्लानिंग कर रहे थे कि ऐसा करेंगे, नाश्ता जैसलमेर में कर लेंगे, लंच दिल्ली में कर लेंगे, और इवनिंग टी आगरा में पी लेंगे। कुछ कुछ ऐसी बातें करते थे उस समय, खिसका हुआ आदमी ऐसी बात करता है। तो 2 दिसंबर को चढ़ाई कर दी भारत के ऊपर, इस उम्मीद में कि 67 जैसा कुछ दोहरा देंगे। दूसरा, उनको वो सब उम्मीद तो थी ही कि यूएसए हमारे साथ में है ही, चाइना हमारे साथ में है ही, और जब यूएसएसआर उनकी तरफ है तो ये और ज्यादा हमारे साथ में हो जाएंगे, तो ये मिलके मार देंगे, यूएसएसआर क्या कर लेगा। और यूएसए ने कहा था कि भैया युद्ध हुआ तो हम इंटरवीन करेंगे, ध्यान रखना, कहा था। इंदिरा गांधी को चिट्ठी आई, यूएसएसआर के रक्षा मंत्री ने कहा कि आपको चिट्ठी आई है
निक्सन की, युद्ध से एक दिन पहले की बात है। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं चिट्ठी का जवाब 15 दिन के बाद दूंगी। यूएसएसआर के रक्षा मंत्री बोले 15 दिन काफी है। उसके बाद जवाब दिया। तब तो चिट्ठियां होती थी ना, तब SMS और ये सब थोड़ा होता था, चिट्ठी होती थी। 2 दिसंबर को उन्होंने गलती की, 3 दिसंबर से युद्ध शुरू हुआ। और शुरू हुआ तो शुरू हो गया। मानेकशॉ थे हमारे पास। युद्ध तो सेनापति लड़ते हैं बेसिकली। मानेकशॉ जैसा शार्प आग भी हमारे पास था। 13 दिन में काम खत्म कर दिया। 15 दिसंबर को सब खत्म हो गया था, बस वो आत्मसमर्पण नहीं कर रहे थे। एक आखिरी मीटिंग कर रहे थे एक बहुत बड़े भवन में, जहां उनके सारे तोप बैठे हुए थे कि क्या करें समझ नहीं आ रहा है। तब तक उनके 93,000 सैनिक हमारे कंट्रोल में आ चुके थे, और उसमें हायर रैंक के लोग भी थे, लोअर भी थे। तो मैंने मानेकशॉ को पता लगा कि ढाका की इस बिल्डिंग में मीटिंग चल रही है कि आत्मसमर्पण करना है कि नहीं करना है। इंदिरा जी उनकी बात हुई, योजना बनी, उस बिल्डिंग पे हमला कर दिया। लेकिन मारा नहीं किसी को। बिल्डिंग के आसपास इतने बम बरसाए कि मरे नहीं कोई। जैसे बिल्डिंग बैठे, इधर बम इधर बम इधर बम, इतने बम मारे। और वो लोग सांस फूल के बोले हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे। और वहां से इस फैसले से निकले कि कल ही कर देते हैं आत्मसमर्पण। तो 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने कर दिया आत्मसमर्पण। फिर 17 को इंदिरा जी ने चिट्ठी का जवाब दिया कि रिसीव्ड योर लेटर, आई होप यू आर गुड, आई एम गुड, आई होप द सेम फॉर यू, इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम टॉकिंग टू यू, व्हेन आर यू कमिंग नेक्स्ट टू इंडिया, इंडिया इज वेटिंग टू मीट यू, टू रिस्पेक्ट यू। कुछ भी जो क्या होगा। तो 16 दिसंबर को हुआ, बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है। कितनी बड़ी बात है। सर्जिकल स्ट्राइक तो ये होती है, सर्जरी हुई और देखिए हुआ, बच्चा हुआ। तो 16 दिसंबर का दिन बांग्लादेश की आजादी का दिन हो गया 71 में। अब आजकल सोशल मीडिया पे एक और चल रहा है। कांग्रेस वाले बोल रहे इंदिरा जी होती पीओ के ले आती, तुम ला नहीं पाए। फिर बीजेपी वाले चिढ़ जाते हैं, बोलते हैं इतना ही दम था तो 93,000 सैनिक थे, पीओ के क्यों नहीं लिया उस समय, क्यों दे किया कि सैनिक उनको? भाई इसका जवाब इसके बाद है। ये युद्ध हमने कैसे जीता, अगर आप बहुत सिंपल सी बात समझें। यूएसए ने भेज दी अपनी नौसेना बंगाल की खाड़ी में, उसको 7th फ्लीट कहते हैं। उनके कुछ जहाज, बहुत सारे हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स की क्षमता रखने वाले हथियार भेज दिए बंगाल की खाड़ी में, इस भाव से कि हम हमला कर सकते हैं। यूएसएसआर को पता लगा, उसने अपना भेज दिया कि आ जाओ भाई, तुम्हारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर है, खेल लेते हैं। क्यूबा में खेलते खेलते रह गए थे, यहाँ खेल लेते हैं। वियतनाम में भी चूक गए थे, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में भी चूक गए थे, यहाँ खेल लेते हैं, खेलने का मन है तो। और शीत युद्ध में, कोल्ड वॉर बड़ा सिंपल था, अगर यूएसए आ गया, यूएसएसआर आ गया, अब युद्ध नहीं होगा। दोनों के खड़े हैं जहाज, दोनों बातें कर रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। तुम बताओ, लो तुम भी लो, सिगरेट लो, लो ठंडा पियोगे। इधर भारत पाकिस्तान का काम कर रहा है आराम से। यूएसएसआर ने कहा जल्दी कर लो, बस थोड़ा रोकना मुश्किल है, जल्दी कर लो, निपटाओ जल्दी से। 16 को हमने कहा निपट गया जी, बधाई हो। बोले बढ़िया है। फिर उसने कहा हम वापस जाएंगे, आप भी वापस जाओ, छोड़ो ना, बच्चे कर रहे हैं अपना काम, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। वापस चले गए दोनों, और बांग्लादेश हो गया। आप ये बताओ, इस पूरी सिचुएशन, मैं तो हंसी मजाक में समझा रहा हूँ, लेकिन बात तो सीरियस है। अगर यूएसएसआर हमारे साथ ना होता तो क्या हम सच में ये कर पाते? फिर मानेकशॉ होते, इंदिरा गांधी होती, नरेंद्र मोदी होते, अटल बिहारी वाजपेयी होते, या महात्मा गांधी होते, नहीं कर सकते थे। मतलब सच को समझना अलग बात है, गप्पे मारना अलग बात है। युद्ध जिसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं, मजाक नहीं होता है। आपके साथ में कौन कौन है, किस हद तक है, ये मायने रखता है। उस युद्ध में अमेरिका इस हद तक इनके साथ नहीं था कि न्यूक्लियर वॉर कर सके। यूएसएसआर भी इस हद तक नहीं था, अमेरिका हमला करेगा तो हम भी कर देंगे, इस हद तक था। काम तो हमें करना था। यूएसएसआर की सपोर्ट ने सिर्फ इतना कर दिया कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, निपटा दो जाके। निपटा दिया हमने, मानेकशॉ तैयार बैठे हुए थे निपटाने के लिए। लेकिन अगर यूएसएसआर की सुरक्षा न होती तो शायद हम ये नहीं कर पाते। और अब देखिए इसके बाद हुई संधि वार्ता। दिसंबर में युद्ध हुआ है और जुलाई 72 में शिमला समझौता हुआ है, और शिमला में मीटिंग होने वाली है।
भारत की तरफ से बैठेंगी इंदिरा गांधी जो कि भारत की प्राइम मिनिस्टर हैं, और वहां से बैठेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि उस समय राष्ट्रपति चल रहे थे। कब चलता था ना, पहले डेप्यूटी पीएम थे, फिर राष्ट्रपति हुए, फिर पीएम हुए, चलता रहता था उन्हें कुछ ना कुछ। तो वो बैठे हैं और जुल्फिकार अली भुट्टो अपने साथ ट्रेनिंग के लिए अपने इंटर्न को साथ लाए थे जिनका नाम है बेनजीर भुट्टो, जो बाद में पीएम बनने वाली थी। बेटी उनकी कि तुम भी चलो सीखो कैसे बात करते हैं, अगली बार जब हारेंगे तुम संभालना उस समय, तो प्रैक्टिस कर लो इसे ट्रेनिंग कर लो कि हारने के बाद कैसे बात करनी होती है। भारत के पास क्या था, उनके 93,000 सैनिक थे, हमारे कब्जे में थे। 7 महीने से यहाँ दामाद बने हुए थे, खा पी रहे थे मस्त, एकदम मोटे हो गए थे खा खा के। अब है प्रिजनर ऑफ वॉर है तो खाना तो खिलाएंगे ना भाई, सम्मान भी करना ही होता है, वो तो प्रिजनर ऑफ वॉर का है, उसूल है। और 93,000 का मतलब क्या था, उनके कुल सेना का 1/3, उनकी पूरी सेना के 1/3 हमारे पास थे। और इतने घरों में वहां तबाही थी कि छुड़वाओ किसी तरह से, छुड़वाओ भारत से किसी तरह से, इतना दबाव था। उसके बाद 9,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सिंध में भी, थोड़ा सा पंजाब की तरफ हमारे कब्जे में था। उनके पास क्या था, कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल, एकदम खाली, TTG इसके फुल फॉर्म समझ रहे हैं, ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं, खाली एकदम। और लोग कहते हैं कि भुट्टो ने पता नहीं ऐसा क्या जादू डाल दिया इंदिरा जी पे कि सारे लोग ले गए और पीओके भी नहीं मिला। और इधर वाले लोग क्या बोल रहे थे, इंदिरा जी पीओके तो ले ही लेना, बलूचिस्तान भी ट्राई करना वो तो मूड में थे, उनको लग रहा है युद्ध जीते तो हम कुछ भी कर लेंगे। तो पीओके को लेके बात थी कि पीओके लेना है, हमारा इलाका है, पाकिस्तानी कब्जे में है। उनके स्कूल में बोलते हैं कि हमारा इलाका भारतीय कब्जे में है ना, दोनों देशों की अपनी अपनी राय है। इंदिरा गांधी वहां बात कर रही हैं। अब बात सबको दिख रही है, ये नहीं दिख रहा कि पीछे क्या चल रहा है। यूएसएसआर ने इंदिरा जी से कहा है अब और सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, एक बड़ा युद्ध हो चुका है, अब एस्केलेट नहीं करना है, डी एस्केलेट, जो आपने इस बीच में खूब सुना होगा ना, ये सीधा मैसेज है यूएसएसआर से। उसने कहा देखिए स्थितियां बदल गई, 71 में क्या था, रिफ्यूजी क्राइसिस था, अब नहीं है। दुनिया के पास आपके साथ खड़े होने की एक वजह थी, रिफ्यूजियों के ह्यूमन राइट्स। अब तो कोई रिफ्यूजी है नहीं, जो हैं आपके पास से वापस जा रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस आपके देश में चल ही रहा है। पश्चिम बंगाल में एक पॉपुलर डिमांड थी, लोग चाह रहे थे कि भारत आए, हमें आजाद करे। पीओके में देयर इज नो पॉपुलर डिमांड, पीओके में ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि भारत के लोग जाएं और हमें आजाद कर दें, इसलिए ये आपका आक्रमण ही माना जाएगा, एग्रेशन ही माना जाएगा। फिर पीओके की जो बनावट है, जो ज्योग्राफी है, जो टेरेन है, वो टेरेन ऐसा है जो डिफेंडर के पक्ष में जाता है, ना कि अटैकर के पक्ष में जाता है। इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं कि पाकिस्तान की सेना ने वहां जो फोर्टिफिकेशन की है, जो किलेबंदी कर रखी है, उन लोकेशंस पे है कि जो हमला करने आएगा वो नीचे से आएगा और ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को आराम से मार पाता है। तो जो फोर्टिफिकेशन है वो अलग किस्म का है, और जिस स्ट्रेटेजी से आपने ये वाला युद्ध जीता है वो स्ट्रेटेजी वहां काम नहीं आएगी। फिर आपकी सेना पहले भी थक चुकी है, इतना लंबा युद्ध लड़के, रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं। 1971 का वॉर 16 दिसंबर को क्यों खत्म किया, पीओके क्यों नहीं ले लिया, उसके पीछे ये कारण भी थे। अब एक ही पॉइंट बचा था कि संधि के समय अगर हम जिद कर देंगे 93 लोग तब देंगे जब पीओके में दोगे, और यूएसएसआर कह रहा है कि अब मैं और नहीं संभाल पाऊंगा, चीजें बिगड़ जाएंगी इस समय। यूएसए और चाइना साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो चुका है, इससे ज्यादा होगा तो हम इंटरवीन करेंगे अब। और यूएसएसआर को भी समझा दिए कि अब अपनी हद में रहो भाई, एक हद तक ठीक था, इसके आगे ठीक नहीं है। और यूएसएसआर ने इस बात को मान लिया है और भारत को कह दिया है कि अब बेहतर है कि डीएस्केलेट करें, ज्यादा युद्ध ना करें। रही कहीं कसर पूरी हो गई यहां मीटिंग में, कहते हैं, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या बात हुई, पर कहते हैं इंदिरा जी ने कहा आपके 93,000 सैनिक हमारे पास हैं, अगर हम आपको न दें तो। भुट्टो बोले
मत ही दीजिए। वैसे भी वो लोग देश प्रेमी तो है नहीं, गद्दार ही हैं। जो आदमी अपनी जान बचाने के लिए हार मान ले वो तो गद्दार है। ऐसे गद्दारों को मैं देश ले जाके क्या करूंगा? आप मार देंगे तो मुझे पाप भी नहीं लगेगा कि मैंने मारा है। मरवा दीजिए। अब जब एक देश का राष्ट्रपति ये कह दे कि चाहिए ही नहीं हमें आप रख लो, अब उन सबको रखो, खाना खिलाओ और पकवान खिलाओ, क्या बचा उसके बाद? जिस देश का राष्ट्रपति, मतलब अनुमान है, मैंने पढ़ा कई जगह है, प्रमाण मेरे पास नहीं है, हो सकता है दबाव बनाने की टैक्टिक हो, नेगोशिएशन में करना पड़ता है। जिस देश का राष्ट्रपति ये कहे कि मेरे 93,000 सैनिक आपके पास हैं, मार दीजिए, नहीं चाहिए मुझे, फिर अब क्या दबाव बनाएंगे उसके बाद? और फिर अंत में जो समझौता हुआ यही हुआ कि जो आपका एरिया हमारे पास है हम आपको वापस दे रहे हैं। 93,000 सैनिक दे रहे हैं क्योंकि हम कहाँ रखेंगे, आप लेके जाओ अपने, हम कहाँ रखेंगे उनको भाई? दबाव होता तो बाद में जब दबाव हुई थी ना उसका, तो हम क्या करें उसका? और शिमला एग्रीमेंट में ये तय हुआ कि दोनों देश लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान करेंगे और आपसी मुद्दे आपसी बातचीत से सॉल्व करेंगे, किसी और पक्ष को बीच में नहीं लेके आएंगे। अब मुझे 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। 1971 के युद्ध के जीतने में केवल इंदिरा गांधी की भूमिका थी या बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी थी? और शिमला समझौते में पीओके नहीं ले पाने में इंदिरा गांधी की वीकनेस थी या उस समय इंटरनेशनल सपोर्ट और बहुत सारे फैक्टर्स थे कि हमारे हाथ में नहीं था उस समय? नहीं था। इसलिए ऐसी बात नहीं करनी है कि वो होती तो पीओके आ जाता, ये होते तो बलूचिस्तान भी आ जाता। ये सब नहीं करना है, ये बच्चों वाली बातें हैं।